हेलो गाइस, दिस इज़ मी अभिषेक मिश्र। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th फिज़िक्स के लिए एक बहुत ही शानदार कंटेंट। और जो 12th फिज़िक्स का कंटेंट अपना रिलेटेड होगा किससे, नीट और जेईई मेन से। सीधा का सीधा वहाँ से किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल लगा सकते हैं, प्लस एनसीईआरटी और एचसी वर्मा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर 12th क्लास के लिए, दैट इज़ बेसिक प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके गाइस, हाय। स्टार्ट करते हैं अपन 12th बेसिक फिज़िक्स। और फिज़िक्स 12th क्लास में क्या क्या अपने पास कंटेंट लेके आती है और फिज़िक्स 12th को अपने को किस तरीके से लेना चाहिए, ये सब अपन इस पहले लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 12th फिज़िक्स क्लास 12th। जो क्लास 12th की फिज़िक्स है, अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे जाके उसको चेक करते हैं या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉडल उठाते हैं, तो आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि 12th क्लास में आपको इतना सारा कंटेंट दिया जाता है। तो वही अपन शुरुआत करते हैं बेसिक से 12th फिज़िक्स के। अपना जो क्लास 12th है उसका जो फिज़िक्स पोर्शन है उसमें सिर्फ अपन एक चैप्टर के बारे में डील करते हैं। वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक चैप्टर ही होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या सर, हमने तो बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं 12th क्लास में, देखे हैं, किताब में हैं, तो आप कैसे कह सकते हो सर ये दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरी जितनी भी 12th क्लास है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने को एक चैप्टर पढ़ना है, दैट नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में अगर अपन स्टडी करना चाहें तो वो स्टडी करता है इसके लिए कंप्लीट, दैट इज चार्ज। मतलब यदि आपने चार्ज की स्टडी कर ली, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी कर ली, और यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आपने स्टडी कर ली, दैट मीन्स आपने क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ ली। तो चार्ज बेसिकली अपन कहते हैं कि चार्ज जब कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होती है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होती है। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू, वेरी गुड, अनदर बॉडी, ठीक है, तब अपन कहते हैं कि बॉडी विल चार्ज। ओके, तो अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन से बॉडी चार्ज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। मैंने पार्टिकल शब्द क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि अपन चर्चा करें, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। 31 kg। तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मास है। सपोज ये मेरे पास जो मार्कर है ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना है, और इलेक्ट्रॉन की स्टडी मतलब किसकी स्टडी? चार्ज की स्टडी। अगर चार्ज की स्टडी कर लोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, अब मेरे पास ये चार्ज पड़ा हुआ है, सभी को दिख रहा है? ठीक। अगर ये चार्ज पड़ा हुआ है तो अभी कौन सी कंडीशन में पड़ा हुआ है? ये रेस्ट कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। मतलब इस चार्ज की अपने को कौन सी स्टडी करनी है? एक तो ये पोजीशन बिल्कुल पड़ा हुआ है भाई। दूसरा कि ये चलने लगे। चार्ज क्या करने लगे बेटा? चलने लगे। अब चार्ज चलेगा, चार्ज चलेगा तो उसके पीछे दो चीज़ें हो सकती है। उसके पीछे कितनी चीज़ें हो सकती है? दो। कैसे? कि एक तो मैंने इसको भाई साहब बांध दिया कि भाई तू 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चलेगा। कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है भाई, तो अगर अपन ने कह दे कि वेलोसिटी इज फिक्स्ड, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन कभी ये 2, कभी 4, कभी 10, कभी 5, कभी 7, इस तरीके से अगर वेलोसिटी में वेरिएशन दिखाए तो अपन कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ से इस मार्कर से ये सीखा कि भाई यदि इलेक्ट्रॉन वी ट्रीट लाइक एज अ पार्टिकल, वी ट्रीट लाइक एज ए particle, then it's 3 stage, then it has
3 स्टेज। वो कौन कौन सी स्टेज है जल्दी से अपन रिकैप करते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही एकदम प्यारा तरीके से अपन इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। पहली कौन सी स्टडी है भाई? रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन बोल दो या चार्ज बोल दो। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट। मतलब अगर चार्ज एट रेस्ट आपने पढ़ लिया, चार्ज एट रेस्ट आपने पढ़ लिया तो आप इस वाली ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रेस्ट चार्ज की स्टडी करनी है तो आपको इस ब्रांच को पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा अपन कहेंगे चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। ठीक, चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है भाई, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपन सीधा का सीधा करंट वाले चैप्टर में चले जाएंगे। और फाइनली अपना क्या होगा? चार्ज एसिलरेट। चार्ज एसिलरेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ना है तो पढ़ना है चार्ज, और यदि चार्ज को आपको पढ़ना है तो उसके लिए 3 स्टेट आपको पढ़नी पड़ेगी कि चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, चार्ज एसिलरेट हो। यदि चार्ज रेस्ट पे है तो अपन कह सकते हैं कि चार्ज की वेलोसिटी उस समय उस पॉइंट पे कितनी होगी? 0। तो एसिलरेशन भी कितना होगा? 0। यदि अपन यहाँ पे बात करें तो v की वैल्यू इसके लिए कैसी होगी? कांस्टेंट, मतलब 0 नहीं होगी। अगर v कांस्टेंट है तो a की वैल्यू कितनी होगी? 0। आगे चर्चा करते हैं। v यहाँ पे चेंज हो रहा है मतलब 0 तो नहीं है। और अगर अपन बात करें एसिलरेशन तो एसिलरेशन भी 0 नहीं है। इस तरीके से अपन ने 3 स्टेट चार्ज की देखी। पहला तो कौन सा? चार्ज एट रेस्ट। दूसरा कौन सा? चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड देखा चार्ज एसिलरेट। ठीक है भाई, अपन टाइम पास नहीं करते, फटाफट पढ़ते हैं। ठीक, अब चार्ज एट रेस्ट, बहुत ही बढ़िया। अब इसको क्या बनाया गया? एक ब्रांच बना दिया गया। यदि आपको इसको पढ़ना है तो इस ब्रांच का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यदि आपको चार्ज एट रेस्ट की स्टडी पढ़नी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं बेसिक सेंस से चलूँ तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब भी आप क्या समझोगे? चार्ज। चार्ज स्टैटिक है, चार्ज रुका हुआ है। तो फिजिक्स ने अपने आप को एक चैप्टर नाम दिया जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही बढ़िया। यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना ही है तो आपके लिए यहाँ पे चैप्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। यदि मैं कंपटीशन लेवल और बोर्ड लेवल की बात करूँ, एनसीईआरटी लेवल की, तो इसके लिए 2 चैप्टर बनाए गए। वैसे अपन इसको 4 चैप्टर में कवर करते हैं। ठीक, पहला जो चैप्टर होता है वो होता है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है भाई। दूसरा जो चैप्टर होता है इसमें होता है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फाइनल इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मतलब कितने चैप्टर हुए अपने पास? 4। भाई अगर आप इन चारों चैप्टर को अगर अच्छे से स्टडी किया है ना तो आपको नॉलेज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर लेना मतलब आपने चार्ज एट रेस्ट की कंप्लीट स्टडी कर ली है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपने एक पोर्शन खत्म कर दिया है। तो बेसिकली अपन क्या ये चीज़ समझ सकते हैं? अरे यस और नो? आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर आना चाहिए कि भाई देखो, क्या कोई भी कमी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तुरंत आप यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। साला चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो भाई 12वीं क्लास में अपन हैं और चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अपन ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट नाम से एक चैप्टर पढ़ा था। वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की अपने पास बढ़िया सी डेफिनेशन आती थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, वेरी गुड, चार्ज
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट, कॉल्ड करंट। तो मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मतलब फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर ही आपका होगा इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिसिटी, या अपन बोल सकते हैं इसको सिंपल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, ठीक, बहुत बढ़िया। 12th क्लास में अपन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, बहुत ही बढ़िया, बेसिक समझ में आया सर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद में अब करंट को कहीं तो दौड़ाना पड़ेगा ना आपको। करंट कहाँ दौड़ती है? सर्किट में। कहाँ दौड़ती है? सर्किट में। तो अगली चीज अपने को पढ़नी पड़ती है सर्किट, ठीक है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट मैंने इसको अलग से डिफाइन इसलिए किया गया है क्योंकि आप कंप्लीट सर्किट के बारे में नॉलेज इस चैप्टर में लोगे, ठीक है भाई। करंट दौड़ा, सर्किट भी पढ़ लिया। अब क्या आता है कि जब भी करंट दौड़ता है तो ऑरस्टेड आके खड़ा हो जाता है, भाई पहले मुझे पास करके जाओ तब जाके आप करंट की स्टडी करना। तो ऑरस्टेड क्या करता है कि कोई सर्किट लेता है, सर्किट लेके वो एक वायर में से करंट फ्लो कराता है। क्या करता है? वायर में से करंट फ्लो कराता है और वो एक कंपास को लेके आता है और उस वायर के पास में रखता है। तो देखता है कि कंपास की सुई है कि नहीं यार, हिलेगी कि नहीं हिलेगी? कंपास की सुई हिलेगी, बहुत ही बढ़िया। यदि कंपास की सुई हिली, कंपास की सुई हिली, तो मतलब वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक एरिया है भाई, तभी तो वो हिल सकती है। मतलब यदि किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो हो, तो उसके सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। इट्स प्रूव्ड बाय प्रैक्टिकल दैट फर्स्ट साइंटिस्ट इज कम फॉर दिस प्रूविंग, दैट नेम इज ऑरस्टेड। तो अपने को तो पूरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसीलिए अगला आपका जो चैप्टर बनाया गया वो बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट बोल दो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। होप सो यू अंडरस्टैंड इट, ठीक। अच्छा भाई, अपन ने पढ़ लिया कि जहाँ करंट होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब अपने माथे सर पे एक चीज़ आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। साला ये मैग्नेट होता क्या है? इसीलिए 12th क्लास बनाते समय सोचा गया बच्चों को फिर अब मैग्नेट में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए क्यों ना उनके लिए एक चैप्टर बना दिया जाए, दैट इज मैग्नेटिज्म। क्या बनाया गया बेटा? मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में आपको पूरे के पूरे मैग्नेट के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? इस चैप्टर में आपको पूरे के पूरे मैग्नेट के बारे में बताया जाता है। कोई ना भाई, बहुत बढ़िया, मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया अपन ने, करंट से मैग्नेट बना ली, मैग्नेटिक पढ़ लिया। अब एक साइंटिस्ट कूद के आता है कि भाई रुको, स्टे हियर, बिकॉज ऑरस्टेड ने तो बनाया है इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड। ऑरस्टेड ने तो क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं भी यहाँ पे जिंदा हूँ, मैं उल्टा करके दिखाऊंगा। फेराडे ने कहा कि जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज मिलेगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा। इसीलिए आपको वो चैप्टर भी पढ़ना चाहिए, और उस चैप्टर का नाम दिया गया EMI, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। EMI, ठीक। अब EMI का एक इक्वेशन आती है, उसको अपन बोलते हैं AC। AC का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर आपको मूविंग चार्ज, वो भी कांस्टेंट स्पीड से अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ना है। AC को क्यों इंक्लूड किया गया, EMI में क्यों नहीं पढ़ाया गया? दैट इज द बिग क्वेश्चन। लेकिन अपने जो होम अप्लायंस है और जो अपने पास अपने घरों पे जो करंट आ रही है वो आती है AC। कौन सी आती है बेटा? AC। इसीलिए
इसीलिए 12th क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है कि ताकि आपको अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक नॉलेज मिल सके। दैट इज द बिहाइंड रीजन टू सेपरेट दिस चैप्टर। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल एंजॉय। ओके, लेट्स कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। भाई साहब, चार्ज क्या हो रहा है? एसेलरेट हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? एसेलरेट हो रहा है। चार्ज एसेलरेट, बहुत ही बढ़िया। मतलब कुछ तो नई चीज लेके आएगा। उसके लिए फिर से अपन पहली वाली चीज से चलते हैं। जो पहली वाली चीज होती है, चार्ज एट रेस्ट पे देखा गया कि भाई चार्ज जहां जहां पर होता है, चार्ज जहां जहां पर होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज रेस्ट पे हो, कुछ भी कंडीशन में हो, चार्ज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जैसे कोई कुत्ता होगा तो उस कुत्ते का क्षेत्रफल भी होगा, सॉरी, कुत्ते का क्षेत्र भी होगा। गेट इट माई पॉइंट? अब सल कैसे क्षेत्र? जैसे कि कोई कुत्ता है, वो किसी गली में बैठा है, तो अब कोई कुत्ता दूसरा आ जाए तो क्या भौंकेगा? क्योंकि उसका क्षेत्र है। अब कोई कुतिया आए, क्या आए? कुतिया आए तो क्या वो पूंछ हिलाएगा? हाँ, मतलब वो दोनों तरफ के, दोनों तरीके के फोर्स रखेगा। पहला तो अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन। सेम पिंच इज हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज जनरेट अ फोर्स दैट नॉन एज इलेक्ट्रिक फोर्स that have a property like attraction and repulsion. That's why we study in electric field. Okay, now come to the last point. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे क्या होगा? चार्ज होगा। मतलब चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज मूव हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब चार्ज होगा तो उसके पास मस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन मूव हो रहा है, क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, मतलब यहाँ तो एक ही प्रॉपर्टी थी, यहाँ चार्ज की दो प्रॉपर्टी है, चार्ज भी है और वो भी मूव हो रहा है। मूव होते ही कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे तीन चर्चा होती है। चार्ज है, भैया आपने कह दिया सर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड। चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मूव हो रहा है? बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, क्या एक तीसरी प्रॉपर्टी और लेके आ रहा है चार्ज? हाँ, एसेलरेट हो रहा है। इस बार यहां से थर्ड एक और प्रॉपर्टी है। तो क्या वो नई चीज इजाद करेगा इस मार्केट में? यस, की उसने, जिसको बोला गया कंबाइंड EM वेव। क्या बेटा? EM वेव। देखो, जो अपना सन है उस पर बहुत सारे जो एटम है वो एक्सप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, वहाँ एटॉमिक रिएक्शंस होती है, तो वहाँ से एनर्जी वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन वो एनर्जी अपने तक भी पहुँचती है इन फॉर्म ऑफ EM वेव्स। किसकी फॉर्मेट में? EM वेव की फॉर्मेट में। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इन सिस्टम्स को पढ़ने से पहले आपको पढ़ाया जाता है सबसे पहला चैप्टर जिसको बोलते हैं EM वेव। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अभी मैं उसको आपको कंसिडर कर दूंगा। मतलब चार्ज एसेलरेट है तो आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए EM वेव। बेटा जिसने NCERT समझ ली उसका नीट तो वैसे ही क्लियर हो गया। और हर NCERT का हर एक चैप्टर बहुत ही लॉजिकल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपको EM वेव, बहुत ही बढ़िया। अब EM वेव क्या? भाई देखो, मैं आउट ऑफ द थिंग जा रहा हूँ। अपन 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आते हैं वेव के बारे में। किसके बारे में? वेव। जो वेव होती है, वेव होती है वो क्या करती है? वेव इज ए सोर्स दैट ट्रांसफर द एनर्जी विदाउट एक्सचेंज द पार्टिकल। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे किसी लड़के को चाटा मारना है, मैं मेरा हाथ का यूज ना करूं और कुछ ऐसा मैजिक कर दूं कि उसके गाल पे चाटा पड़ जाए। मतलब मेरा हाथ कोई भी पार्टिकल वहां तक नहीं पहुंच रहा लेकिन उसको चाटा पहुंच गया। अगर वो पहुंच जाए तो ये किसका काम है? वेव का। किसका काम है? वेव का। और वेव के दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल, अकॉर्डिंग टू प्रोपगेशन। तो यदि मैकेनिकल वेव की अपन चर्चा करें
तो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की। यदि नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें, इट्स नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जैसे कि अपना अर्थ है और सन है, अर्थ और सन के बीच में सबसे पहले साइंटिस्टों ने कहा कि यहाँ पे ईथर मीडियम है। जैसे मूवी आती थी अपने पास थॉर जैसी, कि वो वहाँ से एक वो तलवार को लगाता था और वो तुरंत धरती पर आ जाता था। तो ऐसा कौन सा मीडियम था जो इतनी फास्ट काम करता था? उसको बोलते थे वो ईथर मीडियम। लेकिन फिर मैक्सवेल जी आए, उन्होंने कहा नो, दैट्स नॉट ईथर मीडियम, दैट इज अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स नो मीडियम। तो अर्थ और सन के बीच में कौन सा मीडियम? नो मीडियम, जिसको बोला जाता है वैक्यूम। लेकिन फिर भी एनर्जी अपने तक पहुंच रही है, ईएम वेव्स अपने तक पहुंच रही है। तो ईएम वेव इज अ पार्ट ऑफ ईएम वेव इज अ पार्ट ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। बेसिक एग्जांपल है नॉन मैकेनिकल वेव का। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब ईएम वेव अपने अर्थ तक, जो अभी आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, किसके थ्रू? लाइट। किसके थ्रू? लाइट। मैं आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लेके जाऊंगा जब आपको ये पढ़ाऊंगा। अभी आपको बेसिक लेके जा रहा हूँ कि ईएम वेव का ही एक पार्ट होती है लाइट। ईएम वेव का ही एक पार्ट होती है लाइट। अच्छा भाई, मतलब मुझे ईएम वेव का एक पार्ट होती है लाइट, और लाइट की स्टडी को बोलते हैं अपन ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। मतलब अभी भी अपन कौन सी चीज़ ही पढ़ रहे हैं? ईएम वेव। और ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो रे ऑप्टिक्स, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स सबसे पहले न्यूटन ने बताई और वेव ऑप्टिक्स बताई हाइगन ने। ठीक है भाई, न्यूटन ने बताई, हाइगन ने बताई। फिर अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तो वहाँ पे जाके दिक्कत हो गई कि भाई इसको कौन सा नेचर माना जाए, लाइट को वेव नेचर माना जाए कि पार्टिकल नेचर माना जाए। इसीलिए आपको ये समझाने के लिए एक चैप्टर बनाया गया। सबसे पहले तो पढ़ाया गया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में बताया गया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बी स्टेयर। ठीक, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। फिर अपना थर्ड पोर्शन, ये चैप्टर बढ़िया बनाया गया। फिर अपन ने देखा कि यदि अपने को इलेक्ट्रॉन को बेसिक स्टडी करना है तो सबसे पहले अपने को लेके जाना पड़ेगा कहाँ पर? एटम पर। और एटम का एक और पार्ट बनाया गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में इसमें लास्ट चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ, इट्स नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। इट्स नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं कुछ स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये जो पांचों चैप्टर हैं, इन चैप्टरों को अपन बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन। किसका पोर्शन? मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन। अब मुझे बताओ, कोई सा भी मॉडर्न फिजिक्स पोर्शन, कोई सा भी पोर्शन, क्या सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है? अरे यस और नो, बात एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। देखो बेटा, ये आपका बेसिक तैयार करेगा 12th क्लास के लिए, और आपको पता चलेगा कि कैसा कंटेंट अपने को चाहिए। ठीक, तो आप एकदम बने रहिए। आपके जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा कि मैंने आपको कुछ दिया। ठीक, कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बनी हैं जिसकी वजह से अच्छी स्टडी मटेरियल आप तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक, चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, शुरुआत करते हैं अपन। जब भी अभी तक अपन ने पढ़ा है बेसिक ऑफ 12th कि 12th में सारे चैप्टर कैसे बनाए गए, कैसे आपको अपने को चैप्टरों को कंसीडर करना है, कि क्यों बनाए गए, इसके पीछे भी अपने को रीज़न पता चला। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपन ने देखा कि भाई साहब मेन पोर्शन ऑफ दैट 12th क्लास। चार्ज इज अ की पॉइंट ऑफ 12th फिजिक्स। चार्ज इज अ की पॉइंट ऑफ 12th फिजिक्स, क्योंकि द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
सो अपन स्टडी करने वाले हैं चार्ज की। अब चार्ज की स्टडी करें तो भाई चार्ज होता क्या है, तो इसकी मैं 3 डेफिनेशन आपको बताता हूँ। कितनी डेफिनेशन? 3। पहली डेफिनेशन क्या है कि ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और मैटर, ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और मैटर that produce or experience electric force, that produce and experience electric force, आप इसको उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। It's called charge, it's called charge। ठीक है भाई। अच्छा, पहली डेफिनेशन तो क्लियर है। पहला क्या बोला मैंने? It's produce इलेक्ट्रिक फोर्स, प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस, प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है भाई, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और बॉडी दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सपीरियंस। ठीक। दूसरा कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर that produce electric field, electric field plus magnetic field, and third one is electric field plus magnetic field plus electromagnetic wave। electric field कब? charge at rest। electric field plus magnetic field कब? मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव कब? चार्ज एसेलरेट। बेटा एनसीईआरटी में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है आपका बोर्ड लेवल का या बेसिक, आपको ऑप्शनल भी आ सकता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव है तो कौन कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। थर्ड डेफिनेशन, ठीक, यदि मैं एक स्केल लूं और उसको रब करूं हेयर के साथ, ये अपना स्केल और ये अपना हेयर, इन दोनों को क्या किया जाए? रब किया जाए। रब करने पर जो स्केल है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इट्स अट्रैक्ट स्मॉल pieces of charge and its property of attraction is called charge। तो मैंने आपको तीनों डेफिनेशन बताई है। पहली डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और मटेरियल दैट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड चार्ज। दूसरी, ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉल्ड चार्ज। Third one, if we rub scale with a hair, then scale has a property that attracts small pieces of paper. That property of attraction is called charge. So basic 3 definitions are there, so you can understand what is charge। बात एकदम क्लियर है। चार्ज की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली है, चार्ज की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली है। अब भाई साहब दूसरी चीज़ आती है चार्ज के बारे में, अगर आपको पढ़ना है तो इसका पढ़ना है इंडिकेशन। चार्ज को इंडिकेट किया जाता है Q और कैपिटल Q। मार्केट में जाओगे तो शकल सूरत पता होना चाहिए जिस व्यक्ति के बारे में आप जान पहचान करना चाहते हो। तो बेसिक इट्स रिप्रेजेंट बाय स्मॉल q एंड कैपिटल Q। ठीक भाई, इंडिकेशन हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट को समझने के लिए मैं आपको 10th क्लास में लेके जाना चाहूँगा। 10th क्लास में अपन इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, I = Q/T। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई IT। अब अपन 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में सिस्टम पढ़ते हैं यूनिट का। पहला होता है SI सिस्टम, फिर होता है CGS, FPS। ठीक, तो SI सिस्टम में चार्ज की क्या यूनिट होती है? बेसिक Q। I की होती है एम्पियर,
टी की होती है सेकंड, और यहाँ पे इस एम्पियर सेकंड को कंबाइंड बोलते हैं अपन कूलॉम। क्या बोलते हैं? कूलॉम। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? सी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आता है। लेकिन अपने पास एक और सिस्टम है, दैट इज इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है ईएसयू। क्या होती है बेटा? ईएसयू। ईएसयू की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलॉम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। और सच बात बोली जाए, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक। अब भाई इसकी एक अदर यूनिट और होती है कि सर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बोल दिया, लेकिन आपने एक फील्ड और बताया था, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इफ चार्ज इज मूविंग। ओके, तो इसकी एक और यूनिट होती है EMU। EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। और 1 ESU इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU। इस पोर्शन को अपन एब कूलाम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब कूलॉम। क्लियर है बात? फाइनल। सर स्मॉलेस्ट तो बता दी, लेकिन आपने लार्जेस्ट तो इसके लिए कहा ही नहीं। एक लार्जेस्ट यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है बेटा फेरेड या फेराडे बोल दो। इट्स रिप्रेजेंट बाय F, और 1 F इज इक्वल टू होता है 96500 कूलॉम। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्या बेसिक अपन ने चार्ज की यूनिट के बारे में समझा, चार्ज का इंडिकेशन समझा और चार्ज की डेफिनेशन समझी। अभी तक अपन ने ये पोर्शन समझा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अगला पोर्शन पढ़ते हैं बेटा अपन, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। अब जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और यदि अपन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को पास पास में लेके आए, इट्स रिपेल ईच अदर। तो अपन यहाँ पे एक लाइन बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर मैं एक पॉजिटिव लूँ चार्ज और एक नेगेटिव लूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लूँ, तो ये देखा गया कि ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देन दैट इज अट्रैक्ट। तो अपन कह सकते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बात एकदम क्लियर है। बेसिकली अपन पढ़ क्या रहे हैं? ये है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगला पॉइंट लेके चलते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज भी देख लिया अपन, टाइप्स ऑफ चार्ज भी देख लिया। अब बहुत सारे चार्ज हो गए अपने मार्केट में, अब आपको उनका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। इसीलिए उनका एक लॉ बनाया गया। क्या बनाया गया? लॉ। लॉ क्या कहता है? लॉ का नाम बोला गया एडिटिविटी लॉ ऑफ चार्ज।
मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो चार्ज होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है तो अपन जो बेसिक मैथ पढ़ते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो सब उस पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो चार्ज इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो देखो भाई, कोई मेरे पास एक सिस्टम है, क्या है एक सिस्टम जिसमें वैल्यू है Q1 की +2 कूलम, Q2 की वैल्यू है -3 कूलम, Q3 की वैल्यू है +10 कूलम। पूछा गया बताओ टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना होगा, पूछा गया Q नेट। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सभी चार्जेस को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, चाहे n चार्ज क्यों ना हो। तो सिंपल अपन लिखते हैं Q1 + Q2 + ... Qn इफ सिस्टम हैज n चार्ज, इफ सिस्टम हैज n चार्ज देन वी कैन राइट हियर। और बेसिकली यही क्या है, एडिटिविटी लॉ ऑफ चार्ज। मतलब ये कौन सा सम होता है, ये होता है एलजेब्रिक सम। कौन सा सम? एलजेब्रिक सम। मतलब सिंपल एलजेब्रिक सम, जो साइन है उसके साथ रखो और उसको ऐड कर दो। जैसा कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम का मुझे Q नेट निकालना है, बोलो कितना होगा, +2 -3 +10 दैट इज +9 कूलम। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं है। अरे समझ में आया क्या? सिंपल जो साइन है उसके साथ रखो, आंसर आ जाएगा। और यही बेसिक लॉ क्या होता है, एडिटिविटी लॉ ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ भाई बहुत बड़ी, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। आपको मैं कोरोना की तरह ही इसको समझा दूंगा। आजकल एक बहुत फेमस वर्ड हो रहा है भाई, अगर आपको कोरोना हो गया हो तो आप अपने आप को आइसोलेशन में डाल दो। अपने आप को किस में डाल दो? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ना तो आप किसी से मिलो ना ही कोई आपसे मिलेगा। तो यहाँ पे भी अपन चार्ज के सिस्टम लेते हैं, वो लेते हैं आइसोलेशन सिस्टम। कौन सा? आइसोलेशन सिस्टम, ठीक है। तो अपन देखें कि आइसोलेटेड कोई सिस्टम है अपने पास जिसमें चार्ज पड़ा हुआ है Q1, इसमें चार्ज पड़ा हुआ है Q2 और इसमें चार्ज पड़ा हुआ है Q3। इसकी वैल्यू है +5 कूलम, इसकी वैल्यू है -7 कूलम और इसकी वैल्यू है 10 कूलम, ठीक। मतलब ये ऐसा सिस्टम है कि भाई साहब आप इसमें से बाहर से कोई भी चार्ज इसको दे नहीं सकते और इससे चार्ज बाहर निकाल नहीं सकते। फिर अपन ने कुछ ऐसा किया कि Q1 की वैल्यू हो गई 8 कूलम, Q2 की वैल्यू हो गई +7 कूलम। पूछा गया बताओ Q3 कितना होगा। अरे भाई जब आपने कुछ निकाला ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, तो क्या चार्ज कहीं बाहर से आएगा? नहीं। मतलब जो भी करना होगा वो अंदर से ही करना होगा। तो यहाँ से निकालूँ मैं Q बिफोर ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, तो हो जाएगा +5 -7 +10। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 8 कूलम। यदि यहाँ पे अपन बात करें Q आफ्टर की बात करें तो 8 + 7 + Q। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। सर इसकी वैल्यू कैसे निकाले? कुछ नहीं, चार्ज कंजर्वेशन लॉ के पास चलते हैं। भाई तेरे पास कुछ है क्या जो तुम्हें हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है? वो कहता है कि इंफॉर्मेशन देने की क्या बात है भाई, जो है वो तुम्हारे सामने है। कैसे कि चार्ज ये ना तो कोई ले सकता है ना कोई चार्ज दे सकता है। मतलब जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा। मतलब चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहता है कि Q बिफोर = Q आफ्टर। लेकिन थोड़े कान खड़े कर लेने हैं, इट इज़ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज़ फॉर ओनली isolated system that we can say here. In isolated system charge always conserved। मतलब Q आफ्टर Q बिफोर इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा? 8 कूलम। तो अपन समझ सकते हैं कि Q की वैल्यू कितनी आएगी?
ये हो गया अपने पास 15 माइनस 8 दैट इज -7 कूलम। क्या आपको बिल्कुल समझ आया कि नहीं आया? एकदम शानदार तरीके से। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि Q बिफोर इज इक्वल टू Q आफ्टर इन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज विल बी कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। अगला अपने स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। अच्छा, उसका नाम पहले नहीं बताऊंगा, पहले उसको समझाऊंगा। ये अपने पास कोई बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 1 है, बॉडी नंबर 2 इट इज अ फर्स्ट बॉडी, दैट इज सेकंड बॉडी। अब यहां से क्या है कि इस बॉडी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बॉडी भी चार्ज हो गई, ये बॉडी भी चार्ज हो गई। तो सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इसके एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस नाराज हो गया, न्यूक्लियस में पड़ा, बोला प्रोटॉन भाई मेरा क्या होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज इक्वली इलेक्ट्रॉन इक्वली प्रोटॉन। So you there remove a electron, then there a proton is active। वो बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो प्रोटॉन एक्टिव हो जाएगा, तो ये बॉडी कौन सी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्रोटॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आता है। इसको एक चार्ज दिया तो इसके पास कितना चार्ज हुआ, इसके पास चार्ज हुआ भाई साहब +1e, और इसके पास चार्ज हो गया -1e। फिर एक चार्ज इसने और दे दिया 1.5 इलेक्ट्रॉन। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगा, क्यों? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के किसी को देना, और अभी तक अपन ने केमिस्ट्री फिजिक्स में यही समझा है कि इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो पूरा जाता है। अगर किसी भी ऑर्बिट से कोई दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाना होगा तो क्या वो आधा इलेक्ट्रॉन तो इस वाली ऑर्बिट और आधा इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली ऑर्बिट को देता है क्या? नहीं, कंप्लीट वो शेयर करता है। तो यहाँ पे अपन कह देते हैं कि ये शेयरिंग अच्छी बात नहीं है, ये शेयरिंग नहीं हो सकती। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है तो इंटीजर नंबर की फॉर्मेट में ही करना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। भाई इस चीज़ को बोला गया आपकी प्रॉपर्टी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बेसिक फाइनल पे पहुंचता हूं मैं। यहाँ से इसने n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास आ गया बेटा कितना, +ne, इसके पास आ गया -ne, मतलब n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब जो टोटल Q की वैल्यू है दैट इज ±ne। एक फॉर्मेट आ गया कि यदि किसी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन गए तो वो बॉडी कितना चार्ज हो जाएगी, -10ne। 10 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल लिए तो +10e। तो एक फॉर्मूला फाइनली बना दिया गया Q = ±ne। यहाँ n क्या होता है, मस्ट इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर तो है, लेकिन ये आपको क्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए और कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं किसी बॉडी पर। और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है भाई, यहाँ से एक चीज़ और समझना है अपने को। क्या एक चीज़ समझी जा सकती है कि भाई साहब मिनिमम चार्ज अपन एक बॉडी को कितना दे सकते हैं, मिनिमम चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हाउ मच, देखा गया इट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ही अपन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जितनी वैल्यू से अपन चार्ज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम, इससे कम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12th लेवल। लेकिन आजकल अपन पढ़ते हैं क्वार्टर्स, क्या पढ़ते हैं? क्वार्क्स, सॉरी, क्या पढ़ते हैं बेटा? क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है, ठीक है। तो वो थ्योरी में अपन अभी नहीं घुसेंगे, कारण ये है कि अपना 12th लेवल यहीं तक सिमटा हुआ है। तो अभी आपको यहीं पे ध्यान देना है कि भाई साहब मिनिमम चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको बोला जाता है क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल में कराऊंगा, जो ये पोर्शन प्रॉपर्टी ख़त्म होगी मैं आपको इसके न्यूमेरिकल अच्छे स्टैंडर्ड वाले कराऊंगा कि 1 कप पानी में कितना अपने पास चार्ज होता है, 1 कप नमक में कितना चार्ज होगा, NaCl होगा, मतलब बहुत सारे इक्वेशन इसके बनते हैं, ठीक है। बात एकदम झकास। एग्जाम्पल करा रहा हूँ बेटा कि ये बॉडी है और इस पर Q की वैल्यू है 1 कूलम। कितने कूलम? 1 कूलम। तो पूछा गया है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास से पे आए हैं। अगर प्लस होगा तो ट्रांसमिट होंगे और माइनस होगा तो ये कितने लेगी। तो यदि एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है तो वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन तो हटाने पड़ेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया। तो अपने को बेसिक पता है Q इज टू N। Q गिवन है, N निकालना है, तो N की वैल्यू हो गई Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 1 कूलम। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब क्वांटिटी कैसे आएगी? यूनिटलेस। अगर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻19, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, 10/16। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक पावर हटा के 1800। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻+18। मतलब आप समझो कि इतने सारे आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए 10⁻18। इट्स टू मच नंबर, मतलब बिलियंस में से भी ज़्यादा से निकल चुके हैं इतने इलेक्ट्रॉन। तो कूलम्स भी अपनी छोटी मोटी यूनिट नहीं है, कूलम्स भी अपनी छोटी मोटी यूनिट नहीं है। इसीलिए कभी भी अपन किसी भी न्यूमेरिकल को करेंगे तो आपको वहाँ पे उसके सफिक्स प्रीफिक्स मिलेंगे। आपको मिलेगा इस फॉर्म में माइक्रो कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम, है कि नहीं? क्योंकि कूलम खुद में कैसी यूनिट है? बहुत ही बड़ी यूनिट है। क्या यहाँ से एक बात क्लियर होती है इस न्यूमेरिकल से? अरे यस और नो। इसीलिए आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको जो चार्ज की वैल्यू मिलती है माइक्रो, पिको, नैनो, मिली, ठीक है, बात एकदम क्लियर है। आगे अपन पढ़ते हैं बेटा कि एक चार्ज है Q, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भगाया, ठीक। ये कुछ समय बाद में यहाँ पहुँच गया। पूछा गया बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी। प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया, तब भी ये आया कि चार्ज सपोज यहाँ पे आपको गिवन था 2 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर भी चार्ज होगा 2 माइक्रो कूलम। बात क्लियर है क्या? मतलब यहाँ से सिंपल एक ही बात का कहना है कि यदि अपन चार्ज को दौड़ाते हैं तो चार्ज की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो स्टार लगा के अपन ये भी लिख सकते हैं, चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। आप पूरा लिख सकते हो, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। बात एकदम क्लियर है। थोड़ा सा नया पोर्शन करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली बात करते हैं, क्या मास चार्ज पे, सॉरी, मास स्पीड पे डिपेंड करता है? मास स्पीड पे डिपेंड करता है क्या? पूछा गया क्वेश्चन। तो अपन कहेंगे मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। लेकिन
एक पोर्शन लगता है कि स्पीड आपकी कंपेयर टू होनी चाहिए लाइट स्पीड के, किसके? लाइट स्पीड के। और ये कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है mt इक्वल्स टू m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट, और वहाँ पे v होता है बेटा स्पीड ऑफ मास, स्पीड ऑफ मास, c होता है लाइट स्पीड जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और क्या बच गया m0 दैट इज इनिशियल मास, और mt होगा एट t टाइम मास। तो भाई मास किस पे डिपेंड करता है? मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप v की वैल्यू कंपेयर टू किसके लेते हो? लाइट स्पीड के, तब ही वो कुछ आपको वेरिएशन दिखाएगा, नहीं तो ये कोई वेरिएशन नहीं दिखाएगा। बात एकदम क्लियर है। एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है Q अपॉन M, Q अपॉन M। ऑयल ड्रॉप मेथड में आप ये यूज़ करते थे, पहले आपके चलता था, अभी है नहीं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। Q अपॉन M चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है, क्लियर है। तो देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या स्पीड पे डिपेंड करेगा? हाँ, क्योंकि Q तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है, इसीलिए स्पेसिफिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है। तो कभी आपको कोई ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाए स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड, दैट्स योर आंसर इज व्हाट? इट्स डिपेंड्स, नॉट डिपेंड्स। क्या आंसर होगा? डिपेंड करता है। फाइनल पे चलते हैं। एक आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ बढ़िया सी, जिससे आपका बहुत सारा होगा कि अपन कोई एटम के पार्टिकल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपन पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन अपने पास बेसिक कंटेंट होते हैं एक एटम के। उसके अपन बात कर लेते हैं चार्ज, ठीक है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम माइनस में, और प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम प्लस में। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है अप्रॉक्स मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन का। इसको बनाने का क्या रीज़न था? बनाने का ये रीज़न था कि देखो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और मास भी है, मतलब जहाँ जहाँ मास जहाँ जहाँ चार्ज होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? मास। तो अपन एक लाइन कहते हैं चार्ज डिपेंड्स ऑन मास। अच्छा, न्यूट्रॉन के पास जाते ही पता चलता है कि इसका चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके पास क्या होता है? मास। तो अपन ये कह सकते हैं कि मास डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता आपका मास। जैसे मैं बोलूँ कि ये मार्क इसका 50 ग्राम वेट है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि इस पे चार्ज हो ये अभी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेसिक सेंस यहाँ से निकल के आता है। क्या एकदम बात क्लियर है? मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज बट चार्ज डिपेंड्स ऑन मास। तो बेटा ये बेसिक आपकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। होप सो आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया चार्ज की डेफिनेशन, फिर इंडिकेशन ऑफ चार्ज, फिर यूनिट्स ऑफ चार्ज, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज, एडिटिविटी लॉ, क्वांटाइजेशन,
चार्ज की डिपेंडेंसी किस किस पे होती है, किस किस पे नहीं होती है। ठीक है, अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि चार्ज करना हो किसी बॉडी का तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है, वो अपन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।